नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और मैं हूं नीलेश और आप सभी का 31 जनवरी के दिन में स्वागत करता हूं आज के नए विचारों के साथ। और आज का विचार है मुंशी प्रेमचंद का। इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि निराशा जो होती है एक ऐसी बीमारी है जो संभव काम को भी असंभव बना देती है। यानी एक निराशा एक बीमारी है। यदि आप किसी कार्य में सफलता हो पाना भी चाहते हैं, आप कहीं पहुंचना भी चाहते हैं, आपके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो जब हम निराश होते हैं, जब हम डिमोटिवेट होते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं हमारे अंदर बहुत डिमोटिवेशन है और मोटिवेशन की खोज करते हैं, तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एक तरह से आप ये समझिए, यदि हमारे मन में उत्साह है और उसको पा लेने की एक हम बोलते हैं जज्बा है, तो हमें बहुत सारे हल वहां से दिखने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी चीज को सोचते हैं कि यह असंभव है, तो आपको हल दिखने बंद हो जाते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि नहीं, इसको किया जा सकता है, ये काम हम कर सकते हैं या वहां हम पहुंच सकते हैं, तो आपको छोटी छोटी आशाओं के बीच में एक छोटे छोटे जुगनुओं की तरह रास्ता दिखने लगता है। और आपको अपने लक्ष्य तक या उस काम को पूरा करने के लिए आपको रास्ता दिखने लगता है। बस कमी होती है तो वहां तक हमें चलने की, और बिना चले कुछ भी नहीं मिलता। तो हम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं और निराशा के साथ हम किसी भी संभव कार्य को भी असंभव कर सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी के इन्हीं अच्छे विचारों के साथ, आगे की आशा के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की कि यूनेस्को के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत कितने किले नामांकित किए गए हैं। तो ये आशा क्यों बनी हुई है? इसमें 12 सैन्य परिदृश्य किए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर जो है, उसकी बैठक, यूनेस्को की बैठक होने वाली है भारत में। तो हमने आपसे लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे जो उपलब्धियां हैं वो भारत को मिलने वाली है, क्योंकि ये जो यूनेस्को की बैठक होगी वो कहाँ होगी? भारत में, दिल्ली में होने वाली है। और स्वाभाविक रूप से जब हमारे देश में होगी तो हम हमारी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, हम अपनी संस्कृति को जिस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर प्राउड कर रहे हैं, तो हमें वहां पे सफलता मिलनी बिल्कुल आवश्यक है और होगी। क्योंकि यूनेस्को का किसी भी धरोहर में शामिल होना छोटी घटना नहीं होती। हम एक वैश्विक स्तर पे हम उस सूची में आ जाते हैं और लोगों की नजर जाती है और वहां पर टूरिज्म बढ़ता है और हमारे कल्चर को, हमारे इतिहास को, जिसे हम, हमारा इतिहास आज का नहीं है, 1000 सालों का इतिहास नहीं, हमारी बहुत पुराना हमारा इतिहास है। आज से 3000 वर्ष पुराना इतिहास। हम सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यताएं हमारे देश में क्या हुई हैं, पैदा हुई हैं, हम उसके लोग हैं। तो उन धरोहरों को जब वहाँ पे सम्मिलित किया जाता है तो दुनिया को मालूम पड़ता है कि हम इतने आज के नहीं है, भारत बहुत पुराना है और ये सब संस्कृतियां हमारे बहुत पहले से चली आ रही हैं। तो बात करी जाए 2024-25 के लिए यूनेस्को की जो सूची शामिल भेजी गई है, तो उसमें शामिल कौन हुआ है? मराठा सैन्य परिदृश्य। ये मराठा का जो एक सैनिक परिदृश्य, उनकी एक तरह से आप ये कहो जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, योजना थी, उससे जुड़े हुए ये सभी किले थे। जो शिवाजी थे, उनका मराठा सैन्य साम्राज्य था, तो उन्होंने सारे किलों को, जितने भी उन्होंने दुर्ग जीते थे, एक योजनाबद्ध तरीके से जीते थे कि उसको हम लोग आज की डेट में कहते हैं घेराबंदी। ये जो सैन्य ये स्थितियां होती हैं या जो स्ट्रेटजी होती है, आज की नहीं। जिस प्रकार से किसी चाइना है, वो अपनी जो सिल्क रूट बना रहा है, ठीक है, अपने अलग अलग प्रकार की बेल्ट योजनाएं चला रहा है और व्यापार के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, कभी मालदीव को लालच देता है, कभी श्रीलंका को देता है, कभी बांग्लादेश को देता है, कभी नेपाल को, वो हमें घेरने की कोशिश करता है। तो ये सभी देशों का चलता रहता आपस में, ठीक है। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये पुराने समय से चल रहा है। तो शिवाजी का भी उस समय अलग अलग किला थे उनके, सालेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, राजगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़ और सुवर्णदुर्ग, ठीक है, ये सभी उनके किले थे। तमिलनाडु में भी उनका जो जिंजी किला वो भी सम्मिलित था। तो ये जो 12 इनके घटक थे, ये इनकी शासन रणनीति जो थी, सैन्य रणनीति थी, उनकी शक्तियों को प्रदर्शित करते थे कि वो उनको एक तरह से पावर शो करते थे। तो उनका जो भौगोलिक विस्तार था, इसको अब विश्व धरोहर में सम्मिलित करने के लिए भेजा गया है। 17वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास के ये बने हुए किले हैं और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसमें से कई किले जो हैं संरक्षित भी हैं। और ये जो 17वीं शताब्दी में मराठा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन काल था, ये 1670 से लेकर के बाद में 1818 तक, जब तक पेशवाओं का शासन रहा, तब तक ये क्या रहा है, चलता रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की कि अभी AISC के द्वारा, हायर एजुकेशन के द्वारा 2021-22 में 18 से 23 आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में समग्र क्या सकल नामांकन अनुपात बताया गया, ये कितना है? अभी आपसे MP से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा था, तब भी बताया था 28.4 पूरे भारत का है, जिसमें मध्य प्रदेश का इसमें ज्यादा था, 28.9 था। तो 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में
जितने भी उनकी ये बहुत अच्छी एक प्रथा हमारे यहाँ चालू हुई है। अभी तक हम लोग जो सेंसेक्स पढ़ते थे, ठीक है, हम लोग जितने भी सूचकांक जारी होते थे तो हम वैश्विक स्तर के पढ़ते थे, WHO के द्वारा, IMF के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा। अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी, अलग अलग क्षेत्रों में सूचकांक जारी करते थे। तो हमारे देश में भी एक प्रणाली जारी हुई है कि हमारे यहाँ कितने छात्र जो है सकल नामांकन हुआ है, अलग अलग वर्ग में कितने नामांकन हुए, महिलाओं में कितने नामांकन हुए, बात करी जाए SC में महिलाओं में कितने हुए, पुरुषों में कितने हुए, ST में कितने हुए, OBC में कितने हुए, जनरल में कितने हुए, कंप्लीट ओवरऑल नामांकन कितना रहा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताती है। लेकिन टोटल यदि ओवरऑल सकल नामांकन की बात करी जाए तो वो हमें ध्यान रखना है 28.4 है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग राज्यों के भी इसमें आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो इसका फायदा हमें देखिए ये मिलता है कि सरकार को एक लक्ष्य मिलता है और साथ में उसे ये पता चलता है कि जो हमारी ये योजनाएं चल रही हैं ये वहां पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, हमें सफलता कितनी मिली है। शिक्षा आपके एग्जाम के सिलेबस में भी है, और जब आप इन आंकड़ों को वहां पर एग्जाम में अपने प्रस्तुत करते हैं, उनको जब लिखते हैं कि वर्तमान में ये स्थिति है, आप कुछ नहीं इकोनॉमी का टॉपिक उठाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ एक लाइन आपकी कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन आंकड़ों का महत्व क्या होता है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो होता ये है कि सरकारों को क्या होता है, आपस में राज्यों का कंपटीशन होता है। जैसे जैसे राज्यों में कंपटीशन बढ़ेगा तो ग्रोथ कौन करेंगे, राज्य करेंगे, राज्य ग्रोथ करेगा तो देश ग्रोथ करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण ये जारी करता है। 2011 से इन्होंने प्रकाशन इसका प्रारंभ किया है और हमारे देश की वर्तमान में जो उच्च शिक्षा की स्थिति है वो बताता है। वैश्विक स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय जो होते हैं वैश्विक स्तर टॉप 10 में नहीं आ पाते, लेकिन हमें स्तर सुधारना होगा और उसके लिए हमें अलग अलग क्षेत्र में कार्य करना होगा। जिस प्रकार से स्वच्छता का सर्वेक्षण होता है, आप किसी एक शहर को जब उसको स्वच्छता के क्षेत्र में भारत में टॉप 1 पोजीशन मिलती है, पूरा भारत जानता है स्वच्छता के नाम से, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और रहती है कि इसे हमें मेंटेन रखना है, किसी प्रकार से हमें और अच्छी पोजीशन में जाना है। तो इसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में भी सरकार क्या कर रही है, सर्वेक्षण जारी कर रही है, जिसमें हर विभाग यानी आपका नामांकन से लेकर आपकी परीक्षा परिणाम, आपकी वित्त व्यवस्था क्या, आपका बुनियादी ढांचा कैसा, आपको सुविधाएं क्या मिल रही छात्रों को, ठीक है, वहाँ पे जो छात्र उनका अनुपात क्या है, पुरुषों का और महिलाओं का, या लड़के लड़कियां बॉयज गर्ल्स कितने एडमिशन ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बाद पूरा का पूरा क्या किया जाता है, 12वीं तक का और हायर एजुकेशन का ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में ऊर्जा सप्ताह आयोजित किया जाएगा और इस बार का जो ऊर्जा सप्ताह है ये द्वितीय क्रम का है और ये गोवा में आयोजित किए जाने वाला है। 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में चलेगा। भारत सरकार का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है भारतीय, इसके द्वारा इसकी पहल की जा रही है। ऊर्जा के लिए भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य कर रहा है और उसमें हमारे जितने भी ऊर्जा मंत्री हैं राज्यों के, साथ में CEO हैं अलग अलग विभागों के, वो सभी वहाँ पर सम्मिलित होंगे। यहाँ पर एक नवीन तकनीकी और नए नए पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं, एक दिशा मिलती है देश को। इन्हीं सब चीज़ों के साथ गोवा में ये हमारा द्वितीय ऊर्जा सप्ताह आयोजित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप किस देश ने जीता है, तो ये जीता है नीदरलैंड ने और भारत जो रहा है इसमें नीदरलैंड के ने भारत को हराया। भारत द्वितीय स्थान पर रहा फाइनल में और फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हरा करके ये प्रतियोगिता जीत ली है। पोलैंड तीसरे स्थान पर रही है। टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी हैं दीपिका सोरेंग, इनको पुरस्कृत किया गया सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी से। और महिला टीम की जो कैप्टन रही हैं रजनी एतमारपू गोलकीपर रही हैं। और आगे की तरफ बात की जाए हॉकी जो 5S है, ये बहुत तेजी और उच्च कौशल के साथ खेला जाने वाला है। एक हॉकी का बहुत छोटा प्रारूप है, जिस प्रकार के 2020 मैच चलते हैं हमारे, IPL चलते हैं, उसी प्रकार से ये हॉकी का है। 20 मिनट का ये मैच होता है, 5-5 खिलाड़ी होते हैं इसमें दोनों टीमों के, और इसमें जो खेल का प्रारूप होता है उसका अलग अलग होते हैं। टर्फ जो आकार होता है वो भी 55 गुणित 42 मीटर का होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। तो भारत सरकार द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया, यानी कुष्ठ रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, वो कब का रखा गया, तो ये जो लक्ष्य रखा गया वर्ष 2027 तक भारत सरकार कुष्ठ रोग को भारत से मिटा देना चाहती है। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ WHO के साथ सरकार ने क्या किया, कोलैबोरेशन किया है। इसके लिए WHO के द्वारा जो भी दवाइयाँ क्या की गई हैं, सम्मिलित की गई हैं, गाइडलाइन दी गई है, उसके साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और सरकार इसके लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन जो कार्यक्रम है उसको अलग तरीके से क्या कर रही है, तेजी से लागू कर रही है। सरकार इसके लिए पॉसी
बेस्लेर यानी पीबी मामले के लिए 6 महीने में 2 दवा के स्थान पर 3 दवा की व्यवस्था करेगी। और इसके लिए जो WHO है 1 अप्रैल 2025 से जो भी संशोधित दवा होगी वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएगा। कुष्ठ रोग और एक बहुत दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरिया लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए इसको लेप्रोसी भी कहते हैं। और ये हमारे जो त्वचा होती है उसका जो तंत्र होता है, परिधि तंत्र होता है, उसको प्रभावित करता है। और इसके कारण हमारा जो नाक मुंह होता है वहाँ से उनकी मुद्दों के माध्यम से पहुँचता है और पूरे अलग प्रकार का एक स्किन दिखती है हमें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का छठ से शुरुआत होती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका पूरा नाम भी याद रखो, पीएम जनमन भी याद रखो। इस अभियान को बिल्कुल रट के रख लो क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको परीक्षा में जो 2023 मार्च की अभी 2023 का मेंस होने वाला है प्लस 2024 का जो प्री होने वाला है 1001% प्रश्न मिलने वाला है। तो कितनी पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में सम्मिलित की गई हैं? तो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों को इसमें पीएम जनमन में सम्मिलित किया गया। मोटी मोटी बातें हमेशा याद रखना। पीवीटीजी लिख कर क्या है? विशेष पिछड़ी जनजातियां। देश में कितनी है? तो 75 है। सामाजिक आर्थिक जो इनके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा जितनी भी इससे जुड़ी हुई योजनाएं चल रही हैं वो सब की सब पीएम जनमन में सम्मिलित है। ये महाअभियान है। हर प्रकार से आपको याद रखना है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए समग्र विकास के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया ये 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां जो कि इसमें सम्मिलित है। कितने जिलों में है? तो ये याद रखना है कि ये 23 जिलों में ये पाई जाती हैं। पीएम जनमन में क्या हो रहा है कि जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो इस छात्रों से जुड़े हुए हों, सड़क से जुड़े हों, आवास से जुड़े हुए हों, उनके खाद्य से जुड़े हुए हों, उनके लिए पोषण आहार से जुड़े हुए हों, तो उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी, उनके लिए मकान बनाया जाएगा, उनके लिए अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, छात्रों को स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें करी जाएंगी। यानी संपूर्ण समग्र विकास के लिए जो जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनको काफ़ी तीव्र गति से उन एक टारगेट बेस पे उन तक पहुंचा जाएगा। तो कितने जिले हैं? 23 जिले हैं जहां पर हमारे यहाँ की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां पाई जाती है। वो 23 जिले इस महाअभियान में सम्मिलित किए गए हैं। प्रधानमंत्री अभी इनके साथ बात करने वाले हैं, इन 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के साथ। और कार्यक्रम होगा आयोजित, बड़े स्तर में कार्यक्रम होगा, सभी गतिविधियों की जानकारियां दी जाएंगी, किस किस तक सरकार पहुंची, आवास के लिए कितने लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत उनको काम भी उपलब्ध दिया जा रहा है 90 से 95 दिन की। साथ में सरकार ने इसके लिए अलग से क्या किया है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो इस अभियान को याद करके रखना है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फाइलेरिया प्रभावित है? ये प्रभावित वर्तमान में मध्य प्रदेश के 12 ऐसे जिले हैं जो कि फाइलेरिया रोग से क्या है, प्रभावित है। सरकार इसके लिए क्या करती है, बीच बीच में इसके लिए अलग अलग प्रकार के माइक्रो प्लान तैयार करती है। तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग है जिसके मंत्री वर्तमान में राजेंद्र शुक्ला हैं जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक माइक्रो प्लान तैयार करवाया हुआ है। सरकार प्रतिवर्ष करती है और इसमें क्या होता है कि एक रैंडमली दिन डिसाइड किए जाते हैं और उसमें काफ़ी पूरा का शासन प्रशासन उस समय पे सघन अभियान चलाता है। लोगों तो जिस प्रकार से पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, पोलियो की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से सरकार भी क्या करती है, उसके लिए उस दिन एक तरह से टारगेट बेस पे अभियान चलाती है। तो ये अभियान चलने वाला है और ये 12 दिन का पूरा माइक्रो प्लान रहेगा। वर्तमान में यदि बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के 12 जिले हैं जिनमें छतरपुर, दतिया, कटनी, पन्ना, उमरिया, टीकमगढ़, सतना, छिंदवाड़ा, दमोह फाइलेरिया से प्रभावित है और 42 ब्लॉक हैं इनमें। और बात करी जाए फाइलेरिया की तो देखिए ये संक्रमित मच्छर होता है जिसको क्यूलेकस कहते हैं, उसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है और ये एक धागे के समान जो क्रमीवर्चुरिया होता है उसमें बेनफ्रक्ट से होती है। और फाइलेरिया का जो संक्रमण होता है उसका क्यूलेकस क्विंको फेसियस जो मच्छर होता है ये इसके माध्यम से ये फैलती है और ये ज़्यादातर आपको गंदे या जो रुके हुए पानी होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पे जहाँ पर भी ये फाइलेरिया होता है तो उनका एक तो आपको हाथी पाँव टाइप की चीज़ें दिखेंगी, आपको पैर मोटा हो जाए, बहुत पीड़ादायक होता है, बुखार, कपकपी, सर्दी, ये सब चीज़ें होती हैं। जिस त्वचा के हिस्से को प्रभावित करता है वहाँ पे अलग अलग प्रकार का एक रंग हो जाता है और ये लगभग संक्रमण 8 से 10 वर्षों के बाद भी इसके लक्षण प्रकट हो सकते हैं। हाथी पाँव बीमारी के नाम से हम इसे जानते हैं और इसके लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मास ड्रग अभियान चलाया जाएगा और ये प्रत्येक वर्ष में 1 से 2 एक बार 2 साल से अधिक 2 साल के जो भी बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं,
उन सभी को छोड़कर जितने भी लोग होते हैं उनको DEC दवा दी जाती है, जिसमें क्या होता है, डाई इथाइल कार्बोमेजिन होता है या एल्बेंडाजोल। आप सभी लोग जानते होंगे, जो पेट साफ करने के लिए, पेट के कीड़े मारने के लिए भी ये दवा दी जाती है, इसका सेवन कराया जाता है। और साथ में जो चिन्हित जिले होते हैं उन 2 दवाओं के साथ उनको आइवरमेक्टिन दवा भी उपलब्ध कराई जाती है। इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि स्वास्थ्य आपके सिलेबस में दोनों जगह पे है और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं भी हैं। तो दवाइयाँ कौन सी दी जाती है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IDA भी कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 8 है, निपुण भारत जो अभियान है, निपुण भारत अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश में किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये स्कूली शिक्षा के विभाग के द्वारा चलाया जाने वाला निपुण भारत अभियान है। कुल मिलाकर के आप ये समझो कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं कक्षा 3 तक के लेकर के, और उसके बाद इनको सभी को सर्वांगीण विकास के लिए इनको हर प्रकार से शिक्षित किया जाता है। इनको अलग अलग तरीके से, जिस प्रकार से ये एक बच्चों को समझ में आती है चीज़ें, उस माध्यम से इनको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो सरकार इसमें क्या कर रही, कक्षा 2-3 में शैक्षणिक उपलब्धि को सर्वेक्षण के इसके लिए अभियान चला रही है, और इसका एक सर्वे होने वाला है ताकि सरकार को पता चल सके कि अभी जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या कमियां हैं। तो उसके हिसाब से सरकार क्या करेगी, अलग योजनाएं बनाएगी और उनके लिए कार्य करेगी। बात करी जाए वर्तमान में मध्य प्रदेश में उद्यानिकी जो फसलें हैं इनका उत्पादन कितना है, तो वर्तमान की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में 390 लाख मीट्रिक टन का उद्यानिकी फसलों का उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश देश में इस उत्पादन के साथ देश का अग्रणी राज्य उद्यानिकी के मामले में, और ये काफ़ी वृद्धि हुई है। और बात करी जाए 2020-21 में 23 लाख हेक्टेयर जो हमारे यहाँ का क्षेत्रफल है जहाँ पर ये उद्यानिकी उगाई जाती है वो है। और जैविक खेती की बात करो तो मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा जैविक खेती जहाँ पर की जाती है, जो एरिया वाइज बात करी जाए तो लगभग 16 लाख के हेक्टेयर के आसपास हमारे यहाँ देश में सर्वाधिक जैविक खेती का क्षेत्रफल है, और इससे उत्पादन भी 14 लाख के आसपास का है। इसके लिए सरकार अलग अलग क्या कर रही है, अभियान चला रही है, बीज उपलब्ध करा रही है, उसके लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है। वहीं पे दलहन और तिलहन के क्षेत्रफल में और उत्पादन दोनों में देश में हम प्रथम है। सोयाबीन उड़द के क्षेत्रफल उत्पादन में हम देश में प्रथम है। गेहूं मसूर मक्का तिल फसल क्षेत्र के उत्पादन में हम देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं संपूर्ण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में हमारा जो प्रदेश है वो देश में तीसरे स्थान पर है। और ये सब विभाग जो आते हैं उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, वर्तमान के मंत्री कौन है, तो श्री नारायण सिंह कुशवाहा है। आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में क्या हुआ है, आज केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना का शिलान्यास किया है। तो कितनी है, तो देखिए इसमें 2 आंकड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उन्होंने कुल शिलान्यास किया है, जिसमें से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के अंदर में आते हैं। ये सभी नेशनल हाईवेज हैं जिनका विस्तार किया जा रहा है। हालांकि परिवहन आपके प्री के सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन कई बार पूछ लेता है भूले भटके, तो ये PDF में आपको डली रहेगी, आप उसको वहाँ से ले लेंगे। और अलग अलग हाईवेज हैं, अयोध्या बाईपास खंड इसका 6 लेन किया है, शाहगंज का 4 लेन किया है। तो अलग अलग जो हाईवेज हैं उनका विस्तार किया गया है। 6 लेन को 4 लेन को 6 लेन किया गया। 6 लेन में और भी जो सुविधाएं हो सकती थी वो उपलब्ध कराई गई हैं। तो लगभग इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से का इनोग्रेशन किया है। पिछला दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश में टांट्या मामा का जो बलिदान दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है। आप सभी ने इसका उत्तर दिया था 4 दिसंबर का, और भारती धाकड़ हैं, साथ में ब्रांड गुज्जर हैं, इन्होंने दोनों ने आंसर भेजा था। बाकी लोगों के भी कमेंट आए थे, आंसर की संख्या फिर से घट गई है। ये गलतियां मत करो, आप लोग सभी लोग आंसर जरूर दिया करो। और करंट अफेयर के वीडियो पसंद आते हैं तो उनको आप लोग जरूर शेयर किया करें, हमें भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है जिससे आपको होती है। तो टांटा मिल का मामा के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी है, खंडवा में हुआ था। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और इन्हें बहुत ही दुर्दांत तरीके से इनकी एक तरह से कहिए इनकी शहादत हुई थी, और पाताल पानी के पास इन्हें फेंक दिया गया था। इनकी बॉडी को छोड़ करके भाग गए थे अंग्रेज, और आज भी वहाँ पर उनके सम्मान पे वहाँ पर ट्रेन रोकी जाती है, हॉर्न बजाया जाता है, उसके बाद ही वहाँ से वो ट्रेन निकलती है। रॉबिन हुड की छवि थी और अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया नाम था, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। और इनकी जो समाधि है पाताल पानी में है, जो आपका भंवर कुआं जहाँ पे ज़्यादातर इंदौर के छात्र तैयारी करते हैं, उस जगह का नाम भी अब टांटा मामा चौराहा कर दिया गया है।
और इनके लिए स्मारक बनाया जा रहा है वहाँ पर। और जिस दिन उनका बलिदान दिवस होता है तो पाताल पानी पे वहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। स्मारक के साथ साथ वहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आज का प्रश्न आप सभी के लिए कि पेशवा बाजीराव प्रथम की जो मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर किस स्थान पर हुई थी, निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में बताना है, जिस जगह पे हुई थी उसके बारे में बताना है। 3 से 4 बातें आप सभी को जरूर बतानी। इनकी समाधि किसने बनवाई थी आप ये भी बता सकते हैं। तो 4 बातें आप सभी को कमेंट करके जरूर बतानी है। आप सभी लोग जो भी आंसर देखते हैं उनके कमेंट को लाइक जरूर कर दिया करें। बहुत अच्छे फैक्ट्स आप सभी लोग लेकर के आते हैं और ये फैक्ट्स ढूंढना इतना आसान नहीं होता। उसके बारे में आप पहले तथ्यों को देखते हो कि सही है कि नहीं है, ये अच्छी बात होती है। करंट अफेयर पसंद आता है तो आपको शेयर करना नहीं भूलना है और पढ़ाई जम करके करनी है, बिल्कुल भी कमी नहीं करनी। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर में होगी। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।